नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। अभिजीत जसरोटिया, ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्कार। महंगाई चरम सीमा पर है। पहले ही विपक्षी लोग कहते थे अब ये पीओके का मुद्दा उठाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर, और आज उन्होंने ये कहा है कि 5 अगस्त 2019 का मिशन तभी सफल होगा जब पीओके गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा होगा, हमारे साथ होगा। यानी ये 2024 की तैयारी मानी जाए। देखिए, ऐसा है विनोद जी कि हम कभी किसी चुनावों की तैयारी नहीं करते, क्योंकि हम 24/7 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको लोगों के बीच में लोगों के खिदमत करता हुआ, लोगों के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। हम बाकी पार्टियों की तरह चुनावी बटेरे नहीं है जो चुनाव का समय आएगा तो बाहर आ जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता जो है 24/7 इंटू 365 काम करता रहता है। जिसका सबूत आपके सामने, अगर आप कोरोना काल में देखेंगे तो तब भी आपको भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी थी जो नजर आई आपको। और भी देश में जब कभी भी कोई आपदा आती है तो हम लोग जो है, हमारी सियासत जो है उसमें सर्वप्रथम जो है देश आता है, उसके बाद पार्टी और सबसे लास्ट में अपना आप आता है। ऐसी पार्टी जो है वो कभी भी चुनावों से डरती नहीं है। 2024 का भी समय आएगा, लेकिन जो कुछ हमारी पार्टी के अपने मूल सिद्धांत हैं और जिनके ऊपर हमने बात की, भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है पूरी रादर पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, और इसकी पार्टी का सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। 370 की बात की, कर कर दिखाया। पीओजेके की बात की तो वो भी आपको कर कर दिखा रहे हैं। तो अगर जिस तरह से माननीय राजनाथ सिंह जी ने आज पीओजेके की बात की है तो ये बिल्कुल सही है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत का झंडा आपको पीओजेके में भी नजर आए जी, लेकिन अभिजीत जी, ये एक तुर्क का इतिहास है जो आपने संभाल के रखा है 2024 के लिए, क्योंकि ये विपक्ष के लोग पहले ही ये कहते थे कि अब इनका पीओके का राग अलापना ये साबित करेगा कि 2024 में इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। महंगाई, बेरोजगारी के जो वादे आपने कहा कथनी और करनी में, विपक्ष से पूछेंगे आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, कितना काला धन आपने कहा था, दावा किया था वापिस आएंगे, कितने साल के रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई निम्न स्तर पर होगी। आज इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए आप, और फिर शायद यही कारण है कि राजनाथ सिंह अब वहां पर जाकर के बोल रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 का मिशन तब सफल होगा जब पीओके हमारा हिस्सा होगा। विनोद जी, एक दो चीजें अगर आप देखिए तो सबसे पहले जब आप महंगाई की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की करते हैं, तो मुझे लगता है जो कोरोना काल के 2 साल रहे हैं उसके बाद आप बाकी कंट्रीज का भी इंडेक्स अपने साथ मिला के अगर हम देख लेंगे, जो हालत रही है बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज का भी जो हाल हुआ, उसके बाद 138 करोड़ का ये मुल्क, इसको सबसे पहले सेफ एंड साउंड उस मौत के मुंह से निकाल लेना, जो लोगों ने अपने प्राणों की से हाथ धो दिए उनके लिए तो अफसोस रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक मुल्क है। उसके अंदर हमने जो दायित्व निभाया उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है सिस्टम ऐसा चलेगा। लेकिन आज आप देखें, ब्रिटेन से भी बड़ी इकोनॉमी हम ही लोग बने। हमारी दिशा सही है, हमारे जो मंसूबे हैं वो सही हैं, हमारी जो वादे लोगों से किए उन पे हम खरे उतरते हैं। और रही बात, अगर हम पीओजेके की बात कर रहे हैं तो हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा पीओजेके में जो लोग रहे हैं उनको हमारी जरूरत है, क्योंकि आज वो लोग उस कश्मीर का और इस कश्मीर का आपस में कंपैरिजन करते हैं। कहाँ ये कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद आज जो तरक्की की राह पर जा रहा है कि करोड़ों के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं, 100 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो सिर्फ श्रीनगर के एक एयरपोर्ट पे लैंड कर रही है, इतनी पूरे पाकिस्तान में लैंड नहीं करती होंगी लाहौर को मिलाकर। तो जब वो लोग देखते हैं कि देखिए हमारा ही कश्मीर है और दूसरा कश्मीर किस तरह से तरक्की कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान है, वहां पर जो है भारत है, भारत की सरकार है, भारत की फौजें हैं, इस कारण बहुत कश्मीर तरक्की कर रहा है। और हमें यहाँ पर पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है, हमारी उत्पीड़ना करती है, हमें हमारे हक हकूक नहीं मिलते। और सबसे बड़ी यह बात आती है कि उनको भी पता है कि हमारे जो महाराजा थे, द ग्रेट महाराजा महाराजा हरि सिंह ने जब विलय किया था तो हम लोगों का विलय भी हिंदुस्तान के साथ किया था, लेकिन जबरन उस समय की कुछ सरकारी गलतियों, कुछ सरकार की गलतियों के कारण और नेहरू जी की गलतियों के कारण और बाकी सब गलतियों के कारण वो लोग हमसे बिछड़ गए, हम लोगों से पिछड़ गए। वरना जिस हिसाब से 47 के बाद भारतीय की फौज ने कहां तक आपको पता है जाकर जो हिस्सा है उसको वापस लिया था, और बाद में नेहरू जी ने परोस कर एक प्लेट में उनको दे दिया वापस। अगर ना दिया होता तो आज वो लोग भी हमारे इस कश्मीर की तरह तरक्की कर रहे होते। तो आज मुझे लगता है तो ये बड़ी, अगर आपको एक पुरानी एक कहावत पता हो तो गिलगित बाल्टिस्तान के रोज रोज लोग जो है वो रोज रात को 4-5 रोटियां एक्स्ट्रा हमेशा बनाकर रखते हैं कि पता नहीं कब भारत की फौज यहाँ आ जाए और हमें इनसे बचाए, और फिर उनको भूख लगी होगी तो हमको खाने को क्या देंगे। इतना उनको विश्वास है भारत की फौज के ऊपर, हमारी फौज के ऊपर। उनकी विश्वास
विश्वास के ऊपर हम खरा उतरेंगे। और यही माननीय राजनाथ सिंह जी ने उन्हीं बातों को कहा है, और इसी कथनी को वो करनी में भी बड़ी जल्दी जो है हम लोग तब्दील करने वाले हैं। चुनावों से कुछ लेना देना नहीं है, जी 2024 लगे, 25 लगे, या हो सकता है 23 ही हो सकता है 22 में हो जाए, कोई अभिजीत पता जी नहीं है कब हम कर रहे हैं। जी अभिजीत जी 2014 और 2019 में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। 2019 में क्या वो रोटियां नहीं बनाते थे? 2014 में वो रोटियां एक्स्ट्रा रोटियां नहीं बनाते थे कि अभी 2024 के आसपास वो रोटियां एक्स्ट्रा बनाने लगे हैं? क्या नहीं नहीं, मैं सियासी तो कह रहा रोटियां हूँ शुरू सेकने के लिए इन रोटियों का जिक्र किया जा रहा है? सियासी रोटियां सेकने के लिए इन रोटियों का जिक्र किया जा रहा है? 1947 के बाद ही वो लोग जब बनाते थे, लेकिन तब ये रहा कि सरकारें कुछ इस तरह की यहां पर रही कि उनको नजर आ गया कि यहाँ पर तो जो सरकारें हैं वो खुद ही सक्षम नहीं है कुछ करने में। उस समय की सरकारों में ये दमखम नहीं था कि बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक कर सकते या उड़ी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते। उस टाइम की सरकारों में ये दमखम नहीं था कि पाकिस्तान को उनके ही बाकी के जो ममालिक जिनके साथ वो मिलकर चलते हैं उनके अंदर ही उनका पर्दाफाश किया जाएगा। उनके अंदर ये दम नहीं था कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की संख्या लगाकर इनके प्रधानमंत्रियों को कटोरा लेकर भीख मांगने में मजबूर किया जाएगा। वो उनके अंदर दमखम नहीं था। अब उनको पता है 2014 के बाद वो 56 इंच का सीना जो आज पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर माना जाता है, एक ऐसा नेता जो दो देशों की, दो मुल्कों की लड़ाई को भी रुकवा सकता है और अपने साथ साथ पाकिस्तान के बच्चों को भी वहां से निकलवा सकता है। आज उनको दिखता है ना कि ये वो सरकार है जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, इसलिए उम्मीद ज्यादा है। अब तो 4 के बजाय मुझे लगता है शायद 8 ही रोटियां बनाते होंगे रोज रात। अभिजीत जी 2014 में आपने करप्शन के चार्जेस लगाकर, चाहे कोल स्कैम हो, 2G स्कैम हो, स्पोर्ट्स स्कैम हो, आपने सत्ता पर आसीन हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 के लिए आपने पुलवामा को चुन के रखा था, और शायद 2024 में ये पीओ के एक लक्ष्य है आपका, सियासी लक्ष्य। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम किसी को चुनकर नहीं रखते। अगर हमारी फौज के साथ किसी ने आईडी लगाकर, हमारे यहाँ पर सेंध लगाकर पाकिस्तान के भाड़े के टटुओं ने ये काम किया था, उनको सबक सिखाने के लिए हमें किसी चुनाव या किसी डेट का हमें इंतजार नहीं करना था। वो किसी समय भी होता, हमने वो उसी समय कर दिखाना था। ये तो समझिए कि एक हमारी बदकिस्मती है कि वो उस समय वो इंसिडेंस हुआ, लेकिन उसका हमारे को बदला लेना ही था। इसके लिए भले हमारी सरकार भी क्यों ना चले जाती, तब भी हम उन्हें छोड़ते ना। हमें आज भी पता, कई लोगों ने यहाँ पर बात की कि जब शहादत हुई तो आपने उनके जो है कि फोटोग्राफ यूज किए। मैं क्यों कहता हूँ क्यों नहीं करने चाहिए, उनके फोटोग्राफ अपने सिर माथे पर लगने चाहिए। कहने ही जी, वाला था कि सियासी रैलियों में उनके फोटोओं का इस्तेमाल किया, उनकी शहादत का सियासी रंगत दी गई, उनकी शहादत पर। मैं कहता हूं कि जितनी भी शहादतें होती हैं उनको सबसे पहले उनके जो चित्र हैं वो अपने दिल से लगाकर रखने चाहिए, और हर एक पार्टी को अपने दफ्तरों में भी लगाकर रखने चाहिए कि किसने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी और किसके कारण हम इस देश में आज निश्चिंत होकर बैठे हैं। ऐसे लोगों का अगर आप मान बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं तो उसे लोग अगर सियासी रंग देना चाहते हैं तो दे लें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो हमारी फौज जो है वो सियासत से परे है। हमारी फौज सेटल यहाँ पर 2014 के बाद आज ये निर्णय लेती है कि उन्हें क्या करना है, उसके बाद उस पर सियासी मोहर लगाई जाती है। जो भी कुछ करते हैं ये फौज का डिसीजन होता है कि हमें किस समय क्या करना क्या नहीं करना। वरना इससे पहले भी बड़ा कुछ होता रहा। इससे पहले हमारे आर्मी के जवानों के गले काट कर ले जाते रहे पाकिस्तानी, तब भी यहाँ की सरकारों ने पीछे हाथ बांध देते थे हमारे फौज के। वो सब कुछ करना चाहते थे लेकिन उनको कभी वो छूट दी नहीं गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को खुश करने में लगी रही कांग्रेस की सरकारें आज तक। क्योंकि पता नहीं उनको क्यों पाकिस्तान एक हवा लगता था। और देखिए 2014 के बाद इन्हीं के सलमान खुर्शीद जैसे, जगदीश शेट्टर जैसे इन्हीं के नेता पाकिस्तान के गुहार लगा रहे, बचाएं जी हमें बचाएं। अब क्यों उनके आगे गुहार लगा रहे थे? आपने इतने साल जब उनके लिए ऐसे काम किए हैं तभी आज आप उनकी तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क, मैं तो आपको किस्सा सुनाना चाहूंगा। अभी कल परसों ही मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, उनके यहाँ पर एक कोई लकड़ी तस्कर जो है वो पकड़ा गया, लकड़ी तस्कर के गधे भी पकड़े गए। तो कोर्ट में गधे और लकड़ी तस्कर जो है इकट्ठे पेश किए गए। अब देखिए, ऐसा देश जो गधों पे डिपेंडेंट है, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? तो ऐसे लोगों के साथ ये लोग तो बातचीत करने की महबूबा मुफ्ती बात करती है और बाकी लोग बात करते हैं। बताएं इनके साथ कैसे बात हो सकती है? एक ऐसा मुल्क जो हमारे पास सामने है ही कुछ नहीं है विनोद जी। मच्छरदानियां तक इनके पास नहीं है। हमसे मच्छरदानियां उधार ली है इन्होंने, उधार भी कहा, हमने तो फ्री में बांटी इनको। हमसे मच्छरदानियां मांग के, तो पिछले दिनों जो इनके यहाँ पर फ्लड आया, इनको मच्छरों से और डेंगू से बचाने के लिए हमने यहाँ से मच्छरदानियां दी, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते। वहां से वो जो लश्कर तोयबा और बाकी वाले मच्छर यहाँ पर भेजते हैं, हमारी आर्मी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मसल देती है उनको। लेकिन देखें, अभिजीत जी आप बड़े मंजे हुए स्पोक्स पर्सन है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बड़े अच्छे तरीके से इशू को डिरेल कर दिया, पाकिस्तान की तरफ ले गए। लेकिन आज जब उन्होंने ये कहा
और 5 अगस्त 2019 के साथ उसको को रिलेट किया, तो इसमें तो साफ जाहिर होता है कि आप तैयारी 2024 की कर रहे हैं। आप जितना मर्जी पर्दादारी डालें। विनोद जी, 5 अगस्त 2019 के दिन को क्या आप ऐतिहासिक दिन नहीं समझते? क्या नहीं समझते कि आपको, हम लोगों को, हिंदुस्तान तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हम लोग गुलाम हो गए। हमारी महाराजा की ओर से जो हम हमेशा आजाद रहे, हम लोग 5 अगस्त 2019 हम 1947 में आजाद हो गए और हमें गुलाम हो गए। और हमें गुलामी किसकी सहना पड़ी? इन्हीं रीजनल पार्टीज की, कभी मुफ्ती परिवार की, कभी अब्दुल्ला परिवार की, कभी गांधी परिवार की। 5 अगस्त 2019 को सही में हम आजाद हुए जब हम अपने हिंदुस्तान के साथ पूरी तरह से मिले। वो विलय जो महाराजा हरि सिंह ने किया था, उसको पूरी तरह से जो है मान्यता दी गई और पूरी तरह से उसको उसका अर्थ दिया गया। हिंदुस्तान के हजारों से ज्यादा ऐसे कानून थे जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं लगाए जाते थे। मैंने जीएडी के 1164 नंबर के ऑर्डर की कई बार बात की है, जो सीधा सीधा उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था एससी और एसटी समुदाय के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की थी। इस तरह के कई यहाँ पर ये लोग काम करते थे। आज 5 अगस्त 2019 के बाद आपके सामने देखिए चीजें बदल रही हैं। आपके सामने ये भी चीज आती है कि हर एक इंसान को अपने हक हकूक पूरी तरह से मिल रहे हैं। आज हमारी बच्चियों को पूरा हक है, अगर वो जम्मू कश्मीर की रियासत से बाहर शादी करते तो अपने वालिद की तरफ, अपने पिता की तरफ देख सकती हैं कि अगर मुझे कल तक को कोई अनहोनी होगी तो मेरा पिता मेरी मदद कर सकता है। पहले तो उन्होंने बच्चों के साथ भी इतनी बड़ी नाइंसाफी करके रखी थी। तो 5 अगस्त 2019 की अगर बार बार हमारी बात की जाती है तो ये सही में पूरी हिस्ट्री में आने वाले समय में भी लोग इसको याद रखेंगे। एक वो गोल्डन डे और गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा हमारे इतिहास के। लेकिन अभिजीत जी, महंगाई बेरोजगारी कोई इशू नहीं है। आप इस पर कोई मंथन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, आत्ममंथन आत्मचिंतन नहीं करते हैं। आपके पास इमोशनल भावनात्मक मुद्दे रहते हैं जिनको आप पब्लिक के बीच में लाकर के बरगलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने महंगाई का तो आपसे पहले ही जिक्र किया। महंगाई अब काफी हद तक पहले से जो है उसमें एक अंकुश लगा दिया गया है। काफी हद तक जो है आपको पहले से इसमें नजर आएगा कि काफी चीजें बदली। और मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आप एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं विनोद जी? क्या आपको लगता है वो जो 2001, 2, 3, 4 के बाद उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट की, वो एम्प्लॉयमेंट रहबरे खेल, रहबरे ज़ारात, रहबरे पता नहीं कौन कौन से रहबरे थे, 2200 का वेतन, और 2200 के वेतन पर लोगों ने, जंगलात वालों से पूछो, 20-20 साल विनोद जी नौकरियां की हैं। और वो 20 साल के अंदर अपने 2200 रुपए में कैसे परिवार पाल ले? जरा वो ज्यादा दूर भी क्यों जाना, पुलिस वाले एसपीओ से पूछ लीजिए। 2800 रुपए और 3200 के वेतन के ऊपर 10-10, 15-15 साल लोगों ने नौकरियां की हैं। आज जो नौकरी मिल रही है, वेतन तो पूरा मिल रहा है और काफी नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा ये समय जरूर बदल जाएगा। अगर हर इंसान ये सोचेगा कि मुझे सरकारी नौकरी ही मिले तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आज दुनिया तरक्की कर रही है, हर एक इंसान को पूरा एक मौका मिल रहा है कि वो अपने हिसाब से अपने रोजगार क्रिएट कर सके। और मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपसे बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर देखा जाए तो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। अगर ये वाली हमारी जो अर्शवाल रियासत है और आज की यूटी जो है, ये टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। अब जरा जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है जितनी स्टेट्स है बाकी वाली, उनके साथ आप कंपैरिजन कर लीजिए कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की क्या दर है। आपको हैरान हो जाएंगे, केरला में 0.03%, यानी कि सिर्फ 0.03% लोग जो है वो वहां पर है। इसी तरह से अगर आप ऊपर बाकी की स्टेटों में आ जाइए, गोवा में चले जाइए, वहां देखिए, वहां पर भी 6 पॉइंट या कुछ ऐसा ही शायद है। इससे आपके पास हिमाचल है, हमसे ज्यादा कम वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी टूरिज्म पे डिपेंडेंट स्टेट्स है। टूरिज्म की जो डिपेंडेंट स्टेट्स होती है, वहां पर तो टूरिज्म वाली स्टेट्स बाकी स्टेटों को भी रोजगार देती है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब का षड्यंत्र और जिस हिसाब के यहाँ पर हालात खराब किए गए रीजनल पार्टीज के द्वारा, उस कारण यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम रही। अब टूरिज्म बढ़ रहा है, इस कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। लोगों का भी जो आने वाले समय में है मुस्तकबिल आपके सामने ही आपको नजर आ रहा है। जिस तरह की तरक्की जम्मू कश्मीर में हो रही है, लगता है कि आने वाले 2-4 साल में जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान को एम्प्लॉयमेंट देगा। जी, डिबेट पे आप बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं कि कश्मीर तामीर और तरक्की पर है। और आज आपने देखा होगा कि 11 फैमिलीज फ्रेश माइग्रेशन हुई है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप पार्लियामेंट में बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं कि इतने इंसिडेंट कम हुए। सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है, जमीन में क्या हो रहा है, ये आपको पता है? देखिए विनोद जी, मैं सबसे पहली बात इसमें एक बात समझने की जरूरत है। ये सारे के सारे घिनौने काम पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह से हो रही है। और ये टेररिस्ट ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग छुपकर ये लोग वार करते हैं। और वार भी किन पर करते हैं? जब कश्मीरी पंडितों पे वार होता है तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा पे घात होता है, हमारे हृदय पे घात होता है, क्योंकि कश्मीरी पंडित आत्मा है, हृदय है कश्मीर का। और पाकिस्तान को पता है कि इस समय उनकी बौखलाहट है, इस तरह का काम करते हैं। लेकिन इसमें मैं जो बात दूसरी करना चाहूंगा, आप सोचोगे फिर से वही बयान इसने देना शुरू कर दी। मैं इसमें सबसे बड़ा एंगल ऐड करता हूं
जब सो कॉल्ड यहां पर इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग इनडायरेक्टली इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि ये नहीं रुकेगा, ये होता रहेगा, जैसे कि पता नहीं वो करवा रहे हैं, और उनके खिलाफ अभी कार्रवाई भी कोई नहीं हुई है, जबकि होनी चाहिए। मैं कहता हूं जब इनडायरेक्टली आप जस्टिफिकेशन नेता देना शुरू कर देंगे तो मैं समझ सकता हूं कि लोगों में डर और संशय हमेशा उनके हृदय में रहेगा, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। ऐसे नेता, मैं कहता हूं पाकिस्तान का इलाज बाद में करो, सबसे पहले ऐसे नेताओं का इलाज होना चाहिए जो इतनी बड़ी, वो भट्ट साहब के साथ इतनी बड़ी एक घटना घट गई, उनका परिवार उजड़ गया और फारूक साहब जम्मू में आकर उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये जी नहीं होगा, ये रुकेगा ही नहीं। बताएं क्यों नहीं रुकेगा? फारूक साहब ने रोकना है, शुरू उन्होंने जरूर करवाया था, रोकना तो हमने और रोक भी चुके हैं, लेकिन इक्की दुक्की घटना जो बीच में, उसमें बड़ा दुख होता है हमारे को। लेकिन आप खुद सोचिए, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो लोग भी जब इसको जस्टिफिकेशन देते हैं, तब मैं समझ सकता हूं अगर पैनिक में आकर अगर कोई ऐसा प्लान हुआ है, ये सिर्फ इन नेताओं के बयानों की वजह से हुआ है। बाकी जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं एक बात करूं, कश्मीर के अंदर जो कोई भी है, मैंने पिछले दिनों विनोद जी एक मैं चैनल पर था, नेशनल चैनल पे, तो डिबेट में मैं जब जिस दिन भट्ट साहब की निर्मम हत्या कर दी गई, तो मैंने कहा कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो एंकर जरा थोड़ी सी ऐसे होगी, कहते जी वो कोई फौज में थे, वो कोई सिक्योरिटी फोर्स में थे, वो आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी? मैंने कहा देखें, ऐसा है, वहां पर कश्मीर में जो कोई भी काम कर रहा है वो देश के लिए काम कर रहा है। मैं भी जाता हूं, आपको खुद पता है, मैं खुद थ्रेड परसेप्शन में हूं, खुद कई बार रेकी हो चुकी, लेकिन अपने प्राणों के परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए जा रहे हैं। वो जो 2 प्रवासी मजदूर जिनको सोए सोए उन पर ग्रेनेड फेंका गया, वो भी अपने देश की खातिर वहां पर बैठे हैं। जो कोई भी कश्मीर में आज काम कर रहा है वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इनकी गलतियों के कारण सन 1987 की रिगिंग के कारण वहां पर बंदूक दाखिल हुई थी। अब पूरे देश का एक दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर उससे बाहर निकाल सकें, और वहां पर जो कोई भी काम करेगा वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। और ऐसा करते हुए अगर किसी के प्राण चले जाते हैं तो वो उसको आप वो शहादत मानी जाएगी इस देश के लिए। मैं कहता हूं कि कल कहीं पर ऐसा कोई चीज होती है और मुझे भी अपने अपने प्राणों की आहुति देना पड़ती है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अपने देश के लिए बलिदान देकर मेरे रक्त की अगर एक एक बूंद भी मेरे देश के काम आ सकती है, तो मुझे लगता है सीधा स्वर्ग मिलेगा, मुझे कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। जी, बड़ी खूबसूरती से आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है। आपने अभी कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किसने करनी है? CPIM ने करनी है। आपकी दिल्ली में हुकूमत है, JNK में इनडायरेक्टली आप है, फिर हम तारिगामी साहब से बोले? नहीं करनी चाहिए, LG एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं क्यों नहीं करनी चाहिए कार्रवाई? अगर कोई आपके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो बनती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जरूर होना चाहिए, और हम जरूर सिफारिश करेंगे इस चीजों की, ताकि कम से कम आप जस्टिफिकेशन तो ना दें, किसी का घर परिवार उजड़ गया और आप कहने जी ऐसा होता रहेगा, ऐसा होना ही था। और इसके साथ जोड़ते किसके साथ है आप? उसको 370 के साथ, क्योंकि 370 का राग लापने से आपको वहां पर वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आज कश्मीर के लोगों को पता लग गया कि 370 कितना बड़ा नासूर था, जो इन रीजनल पार्टीज ने और इन गांधी परिवार ने इन सब ने पाल कर रखा हुआ था। आज वो लोग समझ चुके हैं, पता। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।